Hello friends, welcome to my fifth lecture of नाबार्ड सीरीज़ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आज हम बात करते हैं अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर की। बात करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आए, आप लोग ऐसे ही शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बात करी थी? सबसे पहले बात करी थी वाटर कंजर्वेशन की, कि किस तरह हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। वाटर डे के बारे में बात करी थी। थीम क्या थी? वाई वेस्ट वाटर। 22 मार्च को ये मनाया जाता है। और क्या क्या इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो किस तरह कैटेगराइज होते हैं, किस तरह फंडिंग होती है गवर्नमेंट की, कि मीडियम होता है, माइनर होता है, मेजर होता है, और कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, और कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब बातें करेंगे। फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर, सोर्स ऑफ पावर ऑन द फार्म ह्यूमन, ये सारे हम लोग देख चुके थे। सोलर बायोमास तक हो गया था हम लोगों का पूरा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। बायोफ्यूल्स और बायोमास में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की। फॉर्म पॉन्ड्स, वाटर साइड मैनेजमेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, पतंजलि, और कंट्रोल एंड मॉडिफाइड स्टोरेज, पेरिसेबल गुड, गोडाउंस, विंस एंड ग्रेन्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि पानी को बचाना, किस तरह पानी को, जो रेन वाटर है उसका सदुपयोग करना। ठीक है। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट में भी हम कर सकते हैं, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट में कर सकते हैं, गांव के लोग भी कर सकते हैं, शहर के लोग भी कर सकते हैं, और हम सबको ये करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। एंशियंट टाइम में जब एक मैं आपको कहानी बताऊँ, जब छोला एम्पायर था तो गंगई कुंड नाम का भी उन्होंने एक वो टेम्पल लेक था वो बनाया था। तो इसका मतलब उस टाइम पे भी पानी का काफ़ी महत्व वो लोग देते थे, हर जगह इसका वो करते थे। जैसे कि कई कई महलों में उनके यहाँ जो वाटर फ्लो होता वो एसी का काम करता था। उनको काफ़ी टेक्निक्स पता थी, तब तो एसी चलते नहीं थे, फिर भी वो लोग सारे यूज़ करते थे। तो उन सब चीज़ों को हम आज देख रहे हैं, तो वो तब वो यूज़ करते थे। तो सोचिए कितना वो एडवांस होते होंगे। जो टेक्निक और मेथड हम जो होते हैं वो रीजन टू रीजन डिपेंड करती है। सॉयल पे डिपेंड होता है, कहीं की सॉयल दूसरी टाइप की है, जैसे कि अगर सदर्न रीजन में जाए तो सॉयल अलग है, नॉर्दर्न रीजन में सॉयल अलग है। तो उस टाइप से टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। ये एक रिपोर्ट है जो रेनफॉल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो देती है, उसमें आईएमडी डेटा प्रोवाइड कराती है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जैसे राजस्थान वेस्ट में जो ये रिपोर्ट में आया है, क्या नॉर्मल रेनफॉल इतनी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा रेनफॉल हुई है। तो बस आप ग्लांस कर लीजिए और फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी मिनिमम रेनफॉल होनी चाहिए। जैसे कि जब जानकार मानते हैं कि 600 650 मिलीमीटर रेनफॉल ठीक है, अच्छी है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये रीजन वाइज कैलकुलेट किए गए हैं कि इतनी कम रेनफॉल हुई है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, सदर्न रीजन में, और सेंट्रल रीजन में एक्सेस हुई है। तो अब एक्सेस हुई तो हमको यूज़ करना चाहिए। फिर भी आज भी हम लोग ये न्यूज़ में देखते रहते हैं कि रेनफॉल तो होती है, फिर भी हम लोग पास उसके उपाय नहीं है। कहीं बाढ़ आ जाती है, जैसे बिहार में फ्रिक्वेंटली कोसी नदी से बाढ़ आती। तो ये बाढ़ क्यों आती है, इसके भी रीज़न क्या है? अगर हम ये कोशिश करें कि डैम्स तो हम उस वाटर को स्टोर क्यों, वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो होता है ये जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में होता है। कर तो हम कहीं भी सकते हैं, हर जगह इसमें, लेकिन मोस्टली देखा गया बीकानेर, जैसलमेर और राजस्थान में होता है, जहाँ पानी की ज़्यादा ही कमी होती है। होता क्या है कि बारिश का पानी ऊपर गिरता है छत पे, तो ये एक मैकेनिज्म है, पाइप लगा होता है, पाइप से ये नीचे ग्राउंड में स्टोर हो जाता है, और इसको फिर वो लोग बाद में काम में लाते हैं अपने। तो ये होता है। एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ मैं कि एक बेंगलोर में एक पर्सन था, उसने ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा यूज़ किया था। वो एक इंजीनियर था, तो सिविल इंजीनियर था, उसने काफ़ी पुरानी रील्स है ये। नेक्स्ट आता है टैंक, कुंड या कुंडी जो कहते हैं राजस्थान में, कि एक टंका बना देते थे अपने घर के सामने, उसमें पानी जो है रेन का जमा हो जाता था, इसके बाद यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए मैं जो आप डिस्कस कर रहा था मैं आपसे, तंजावर टेम्पल जो है, ये देखिए पॉन्ड और टैंक, टेम्पल टैंक है। तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था एक साथ, इसको स्टोर कर लिया रेन वाटर का, और फिर इसके बाद उसको यूज़ किया। तो ये एफिशिएंट जो है यूज़ हो सकता है पानी कैसे। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो आजकल काफ़ी फैशन में है। इसमें अलग अलग टाइप के जो है इंटरसेप्ट स्लोप्स बनाए जाते हैं, और ये चैनल जो है वाटर एक जगह से दूसरी जगह से करते रहते हैं। वो होता क्या है कि ये एक हिली स्लोप्स होते हैं, उनसे ये ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग होती है। कि मतलब हम लोग एक टाइप का जो होता है उत्तरांचल जहाँ पे स्लोप्स टाइप में, तो खेतों को इस टाइप से बनाया जाता है कि अब मैं फ़ोटो इसमें नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, कि वो पानी उन खेतों के बीच में भर जाता है, और फिर इसके बाद जो है वो धीरे धीरे उसको काम में लाते रहते हैं। और स्मॉल पॉन्ड्स बना देते हैं डोमेस्टिक यूज़ लिए, जिसमें जो वो होते हैं उनके जानवर, और जो तालाब हैं वो इससे काम में लाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये तो सब पुराने हैं, तो अब आता है मॉडर्न स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट यूज़ करती है। 100 साल पहले से ही यही टेक्निक चली आ रही है, बस नया इसमें क्या है जो अब हम लोग इसमें देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ऐसे ही डेवलप हुई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन सब कुछ ऐसे ही हुआ था। चेक डैम्स, आपने देखा होगा कि नहरों में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं चेक डैम्स। सुना होगा कि अरे अब नहर का पानी छोड़ दिया, तो छोड़ दिया इससे मतलब क्या, कि ऐसे पकड़ के थोड़ी रखा गया था, छोड़ दिया गया, वाटर कंजर्वेशन किया गया। उसमें एक साइड पे एक चेक लगा दिया गया पानी को रोक के, कि अभी पानी इसको नहीं छोड़ना है, जब पानी की कमी आई तब उसको छोड़ना है। वही ये इसमें लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट इरिगेशन ये सारे काम करता है। कई कई जगह वो अलर्ट भी जारी करते हैं कि अब हम नदी का पानी छोड़ रहे हैं, नहर का पानी छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर एक तो रिचार्ज होता है, और ये डिज़ाइन जो भी है कि पूरा डिज़ाइन जो होता है वो उस जगह की ज्योग्राफी देख के बनाया जाता है कि कहाँ कितना पानी, उस हिसाब से ये चैनल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है परकोलेशन टैंक। अब परकोलेशन टैंक्स जो है वो एक टेक्निक है, वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। इसमें होता है कि जो सॉइल होती है उसकी जो पोरस होता है, पोरोसिटी जो है, वहाँ पे जहाँ पे मॉडरेट से हाई पोरोसिटी सॉइल होती है, वहाँ पे ये काम में लाते हैं, परकोलेशन टैंक बनाते हैं। होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल ये मैं दे रहा हूँ, इसमें क्या है कि अगर आप 2 बीकर में, एक में जो ये कंकड़ हैं उनको लें और एक में सैंड लें, और दोनों में पानी भरें, तो जो कंकड़ों के बीच में जगह जो छूट जाती है ना, वो पानी से भर जाते हैं, तो वो पानी ज़्यादा सोख लेता है। और जो सैंड है वो पानी कम सोख पाएगी, क्योंकि उसके पोर्स जो हैं, पोरोसिटी से मतलब पोर्स बीच में जो गैप है एयर के लिए, वो कम होती है। तो इसलिए पोरोसिटी जो सैंड की ज़्यादा हो, उसकी सैंड सॉरी ग्रेवल की ज़्यादा होती है। ये मैंने फॉर्मूला भी निकाला है कि आप अगर एक बीकर में पानी ले रहे हैं, तो मतलब एक 200 ml का बीकर है, उसमें सबसे पहले पत्थर भर दें, और 80 ml वाटर जो है बचेगा, अगर आप उसको भरेंगे 120 ml आपका यूज़ हो जाएगा। और 300 ml का जो मान लीजिए बीकर आपके पास है वो 300 ml का है, ठीक है। और एक इस 300 ml के बीकर में आपने कंकड़ भर दिया। एक बीकर लिया जो पानी का भरा 200 ml का, आपने इस बीकर को भरना स्टार्ट किया जिसमें पत्थर भरे हैं, और आपने देखा कि सिर्फ इसमें 120 ml मैं भर सकता हूँ ऊपर तक, बस 80 ml आपका बच गया। तो बाकी 120 ml भरा, तो इसमें क्या पानी जो है कंकड़ के बीच में फंस गया। अभी मैं बताऊंगा क्यों, इसका कैसे यूज़ होगा। तो इसकी पोरोसिटी जो होगी कि 120 ml जो है वो यूज़ हुआ है कितने, 300 में से, तो एक कम लगभग 40% आएगी। अब दूसरे केस में आपने एक सैंड लिया एक बीकर में, और उसमें पानी भरा, तो आपने देखा कि 100 ml वाटर जो है वही बस यूज़ हो पाया है, बाकी यूज़ नहीं हो पाया। तो आपने देखा 100 जो है वो यूज़ हुआ है, तो ये 33%, इसलिए ये पोरोसिटी जो है ग्रेवल की ज़्यादा है। अब यही है कि आप अगर बीच में ग्रेवल जो है जिसमें आपने बीकर में डाल रखा है, उसमें अगर स्ट्रॉ लगा के आप खींचेंगे मुंह से, तो देखिए कितनी ज़्यादा पानी आएगा आपके पास। यही कॉन्सेप्ट होता है परकुलेशन टैंक में, वो स्टोर कर देते हैं, फिर इसके बाद ज़्यादा पानी से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सब सरफेस डाइक्स। सब सरफेस डाइक्स एक होता है जो बैरियर लगा देते हैं पानी के लिए, ताकि ग्राउंड वाटर जो उसमें जाता है, नीचे जाता है, वो जो है ज़्यादा ना जा सके और वाटर लेवल बढ़ सके। और इस टेक्निक में जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया
कृषि विज्ञान केंद्र कन्नूर में लगाया गया, इसका एग्जांपल है। उसमें यूज़ करते हैं हम लोग सरफेस वाटर डाइक्स। अब जैसे देखिए ये है काउंटर बंडिंग, उसमें दो टाइप के होते हैं कि मेड़बंदी जिसे हिंदी में कहते हैं, और ज़्यादातर हिल एरियाज में लगाते हैं। ये देखिए ये इसमें आपने जो क्या किया कि ये जो मेड़ बांधी, अब वाटर फ्लो जो भी होएगा बरसात का पानी, वो ये बीच में भर जाएगा। अब बीच में भर जाएगा तो फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ फिर सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसे मेड़बंदी कहते हैं। और ये आता है डाइक्स के इसमें, सब सरफेस डाइक्स, जो कि एक बैरियर लगाया जाता है पानी के कटाव के रोकने के लिए होता है। दूसरा होता है गल प्लगिंग। गल प्लगिंग होता है जो, इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसमें तो आपने घास लगा दी, उस घास उगा दी एक मेड़, इसमें क्या होता है कि लोकली आप करते हैं पत्थर लगा देते हैं पानी को रोकने के लिए, पानी के बहाव को, तो रुका रहेगा तो आपके लिए फ़ायदा करेगा। अब होता क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का, ग्लेशियर और आइस कैप्स के बाद। अब ग्लेशियर आइस कैप्स पे तो हम जा नहीं सकते, तो ये अनुमान लगाया कि अगर 400 ml का अगर रेनफॉल होती है तो उसमें क्या होता है कि 50 mm जो माइक्रो मिलियन हेक्टेयर वाटर जो है वो ग्राउंड में चला जाता है। एक्यूफायर, एक्यूफायर मीन्स होता है कि एक जहाँ वाटर स्टोर होता है उसके नीचे दूसरी लेयर होती है, उसके नीचे फिर रिसाव नहीं होता, वहीं से हम लोग जो एक्यूफायर होता है, नल हम लोग लगाते हैं तो पानी एक्यूफायर से ही आता है ऊपर, और उसके नीचे नहीं जा सकते हम लोग। तो ये क्या होता है, बाकी जो इतना पानी जो है ग्राउंड में चला जाता है, और 115 मिलियन हेक्टेयर जो वाटर है वो सी में चला जाता है। तो मतलब ये वेस्ट हो गया, तो हमने कंजर्व भी कुछ नहीं कर पाया इसमें। यही चीज़ इसमें आंकड़े बताते हैं कि हम लोग को इसीलिए वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा जल क्रांति अभियान, ये सारी चीज़ें इसीलिए करी जाती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एग्रो प्रोसेसिंग की। एग्रो प्रोसेसिंग का मतलब ही एग्रीकल्चर वर्ड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग है फील्ड से और उसको फिनिश प्रोडक्ट लाने में रूरल या अर्बन मार्केट्स में, उसको हम लोग कहते हैं एग्रो प्रोसेसिंग। जैसे मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स जो है, फ्रूट जूस बनाती हैं, रियल फ्रूट जूस, बेवरेज, टी, कॉफ़ी, स्पाइस, ये सारी एग्रो प्रोसेसिंग आती हैं। और फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग में जैसे कैनिंग हो गया, क्रीम हो गई, फ्रूट प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी हो, काफ़ी जगह हम लोग ला सकते हैं। अचार हम लोग रखते हैं, ये सारी चीज़ें फूड प्रोसेसिंग में ही आती हैं, फूड और फ्रूट से जो चीज़ें मिलती हैं। और जैसे पतंजलि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, पतंजलि का आटा या पतंजलि का अचार आ गया, पतंजलि जूस आ गए, ये सारी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। अब बात क्या होती है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली डिवाइड करती हैं और इन्हीं के आगे घूमती रहती है। अब इसमें देखिए इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा होता है। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में यूज़ करती है। जैसे कि कॉटन का है, अगर वो जब कॉटन की बीड्स होती हैं और लेकिन उसके बाद फिर उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉटन तो रॉ मटेरियल, लेकिन यार्न तो जो हाँ वो एकदम यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद उसी से हम क्लॉथ बनाते हैं। आयरन और है, अब आयरन की माइनिंग होती है, बेल्लारी माइनिंग जो हो कर्नाटका में, तो उससे तो हमने रॉ मटेरियल निकाला, लेकिन उसके बाद एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बाद, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के बाद जो है, उसके बाद फिर हम उसको जो है स्टील में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यही चीज़ सारी जो है ये हेल्पफुल होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, एक आंकड़े बताते हैं कि अगर वेस्टेज का रिड्यूस हम कम कर दें, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स का, तो हम 9,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं और उससे नई चीज़ें भी खरीद सकते हैं और इकोनॉमी भी काफ़ी चीज़ें, 9,000 करोड़ में कोई डैम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि बाढ़ का पानी हम रोक सकें। और इससे क्या होगा कि फार्मर्स को भी अच्छी इनकम मिलेगी, अगर अगर फूड वेस्टेज कम होगा तो वो और ज़्यादा उसमें नई नई चीज़ें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, नई नई उपजाऊ करने के लिए टेक्निक सीखेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन इंडस्ट्रीज़ में आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हम लोगों का। जो होता है कि जैसे आजकल आंध्र प्रदेश का मैंगो है, जो मई में न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, जीआई टैग उसको मिल गया, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब इनमें भी दो टाइप की इंडस्ट्रीज होते हैं, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जैसे होता है कि इनिशियल प्रोसेसिंग अगर एग्रीकल्चर का है, जैसे कि जैसे लोग कहते हैं फ्लोर मिल लगी है और राइस मिल लगी है, टैनिंग, लेदर टैनिंग है, कॉटन गिनिंग, जो कॉटन की बीट से कॉटन निकालना, ये सारी अप स्ट्रीम इंडस्ट्री जैसे इनिशियल प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम में जो मैन्युफैक्चर्ड ऑपरेशंस हैं
और उनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो बीच में बनते हैं उनसे हम लोग कहते हैं, जैसे ब्रेड हुआ, पतंजलि बिस्किट हुए, नीडल हुए, नूडल्स हुए, ये सारे आते हैं डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में, इसके बाई प्रोडक्ट हैं। डायरेक्ट तो आपने एक्सट्रैक्शन किया राइस से फ्लोर, उसके बाद जो बना वो फिर दूसरे में आता है। अब बात करते हैं कि स्टोरेज की, सबसे इम्पोर्टेंट। आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, खेत से निकाल लिया, और आजकल जो एपीएमसी मंडी चल रही, मंडी में लेके पहुंच गए, आप किसान तो लेके पहुंच गए, लेकिन अगर एफसीआई जो बड़ी सबसे फूड कॉरपोरेशन मंडी, उसके आप पास जगह ही नहीं स्टोर करने की, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। आपने कितनी भी टेक्निक लगा के आपने प्रोडक्शन किया है, फार्मर जो किसान है वो देश का लेके पहुंचा है सारी मंडी में, जो आजकल कनेक्ट कर दिया है, कहीं भी लेके पहुंचा, लेकिन अगर वो स्टोर करने की ही उसकी जगह नहीं उसके, तो फिर क्या फ़ायदा। होता क्या है, 70% तो किसान अपने पास अपने लिए रखता, 30% लेके जाता है, और घर में भी अगर रखेगा स्टोरेज, तो वो जूट बैग्स में रखते हैं या कहीं भी, कभी कभी खुले में रख देते, कभी अंदर रखते हैं, तो उनकी भी अलग अलग होता है कि ज़्यादा होता है कि जैसे रेलवे को हर साल कितने करोड़ का घाटा होता रहता है, चूहे खा जाते हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं, यही वो काफ़ी आश्चर्य की बात है। तो इसमें यही सारा दिखाया गया है कि हम लोग जो है स्टोरेज कंट्रोल और मॉडिफाइड स्टोरेज किस तरह से करते हैं। और इसमें होता है जैसे कि कंट्रोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो होता है, इनका हम रेगुलेशन करते हैं, और टेम्परेचर के साथ में रूम सील्ड होते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज ना हो सके। और काफ़ी एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जैसे फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए कहते हैं, आपने सुना होगा कि शिप पे लोग जाते हैं तो वो इन्हीं सब स्टोरेज का यूज़ करते हैं। वहाँ तो आप एक शिप जाएगा 6 महीने के लिए, तो आज सब्जी खरीदी तो सही थोड़ी ना रहेगी, तो ये सारे स्टोरेज वहाँ काम आते हैं। और एक और भी बात बताना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे कि आप ब्रेड आप लेते हो, तो ब्रेड में कुछ दिन बाद उसमें फंगस आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वाटर और एयर की प्रेजेंस में फंगस उसमें ग्रो हो जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। अब होती कुछ आती हैं ड्राई कम्युनिटीज़, जैसे कि ग्रेन से अनाज हुआ, वो ड्राई कम्युनिटीज़ हुआ, तो ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रखे जाते हैं ताकि इनमें जो है पेस्ट जो है वो सरवाइव ना कर सके। जैसे उनके आइडियल कंडीशन जो दी गई लेस देन 30% है, इनमें सरवाइव नहीं करेंगे, टेम्परेचर कम कर दो। आप फ्रिज रहता है, फ्रिज आपके लिए स्टोरेज का काम करता है, आपने खाना रखा उसमें रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ड्राई कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो उस टाइप से होते हैं, उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि आप जो है जो पैक्ड फूड्स आते हैं उसके अंदर जो हम लोग करते हैं, जैसे कि आपने रियल फ्रूट जूस लिया, तो उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर पहले से ही उसमें मिला के रखते हैं प्रिजर्वेटिव, वो सारे चीज़ें होती हैं, वो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर को उसके अंदर मैंने चेंज कर देते हैं। और जैसे कि होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर देते हैं, और जैसे 20.9% से लेकर 0% कर दिया, ताकि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, दो तरह की प्रोसेस होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। उससे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, तो कोई भी है वो मतलब कि बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी। वैसे इनर्ट गैसेस, आप जानते हैं कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, पीएच लो कर देते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इस टाइप से जैसे फ्रूट्स है, वेज है, मीट्स हो गया, रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, ये सारे इसीलिए ऐसे, मछली हो गया तो देखते हैं आप उसको प्रिजर्वेटिव्स लगा के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें फिर एग्रीकल्चर में यूज़ आती हैं। जैसे गांव में लोग रखते हैं कि चावल में कुछ करके रख दिया, जैसे कि कपूर, मैंने सुना कि वो लोग रख देते हैं। गेहूं में जैसे होता है कि कुछ गोलियां लगा देते हैं ताकि उनमें दिक्कत ना हो। फिर भी सारी चीज़ें पता होने के बाद भी फिर भी रेलवे को नुकसान कर देते हैं चूहे। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिसेबल फूड स्टोरेज। पेरिसेबल फूड स्टोरेज जो होता है, पेरिसेबल गुड्स होता है जो कि कुछ टाइम बाद अनफिट हो जाता है कंजम्पशन के लिए अगर उसे रेफ्रिजरेशन में ना रखा जाए। जैसे ये एक कंडीशन दी गई है एट 40 डिग्री और बिलो फ्रोजन 0 डिग्री -78 डिग्री। जैसे कि कुछ फूड्स हैं, जैसे कि आपने घर में दाल बनाई, अब अगर उसको फ्रिज में गरम गरम दाल है और आपने जल्दी नहीं रखा, पूरे दिन अगर बाहर रखे रहे तो वो ख़राब हो जाती है। क्यों? उसमें फंगस ग्रो हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, और क्योंकि उनको वो टेम्परेचर मिल जाता है आराम से, वो ग्रो हो जाता है। दूध है,
दूध ठंडियों में क्यों नहीं फटता और गर्मियों में क्यों फट जाता है, उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि हम दूध को अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो फट जाएगा। इसी टाइप से इसमें भी यही होता है कि सेफ्टी, जैसे मीट हुआ, पोल्ट्री, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, कुकड लेफ्ट ओवर्स हुए, ये सारे होते हैं पेरिसेबल फूड्स, कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं। इनको करने के लिए हम लोग पेरिसेबल फूड स्टोरेज चाहिए होता है, ताकि इनमें जो है बैक्टीरिया ना हो। बैक्टीरिया अगर होगा तो उससे डिजीज़ होंगी और काफ़ी दिक्कतें होंगी। ठीक। नेक्स्ट है बिन्स एंड ग्रेन सिलोस। इसका मतलब कि वही अनाज की ग्रेन स्टोरेज के लिए हमें क्या करना है। अब होता है कि स्टोरेज तो है, लेकिन अब FCI आप गए तो वो कहाँ स्टोर करेंगे, ताकि अब मैं जैसे सुना होगा कि बारिश में गेहूँ भीग गया तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ें हम लोग को देखना चाहिए कि हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर जो है वो अनाज को ख़राब करता है, उसकी क्वालिटी को, और वो उसमें जल्दी से जो ख़राब होने लगता है, वो जर्मिनेशन, कलर, सब कुछ ख़राब हो जाता है। इंसेक्ट और फंगस जो है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ब्रीड करते हैं और वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हाई टेम्परेचर जो मॉइस्चर होता है वो फेवरेबल होता है इंसेक्ट्स के लिए और मॉड्स के लिए। इंसेक्ट अगर बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर और मॉइस्चर 9 डिग्री का है तो वो इस पर नहीं पनप पाते। और बिन्स और सिलोस यही होते हैं। सिलोस जैसे ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया, बल्क के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कोई ग्रेन स्टोर करना है या कोई बड़ी सारी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, बोरी की बोरी, कुंटलों गेहूँ स्टोर करना, चावल स्टोर करना, तो ये होता है। सिलोस और भी चीज़ों के काम आता है, जैसे कोल हुआ, सीमेंट हुआ, कार्बन। सीमेंट कभी आपने देखा कि पानी की प्रेजेंस में तुरंत वो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को इस जगह ही स्टोर करते हैं हम लोग। सॉ डस्ट हुआ, वुड चिप्स हुए, लकड़ी का सामान का भीग गया तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए तो बड़े बड़े उस चीज़ों के लिए हम सिलोज यूज़ करते हैं। बिन्स होता है, बिन्स का जैसे अच्छा एग्जांपल जैसे डस्टबिन है, तो डस्टबिन का मतलब डस्ट को रखने वाली चीज़, तो वही बिन्स है होते हैं। ये इनसे थोड़े छोटे होते हैं सिलोज और बिन, अगर बिन्स में एग्जाम्पल डिफरेंस पूछा जाए। ये भी स्टील स्ट्रक्चर के ही होते हैं और मेनली ड्राई कॉर्न या भुट्टे जो होते हैं, सोयाबीन को स्टोर करने के लिए, जो मीट हम लोग एक्सपोर्ट करने हैं उनके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब एक फैक्ट होता है कि जो 1/3 जो इंडिया का जो फूड है, जो इंडिया में प्रोड्यूस्ड होता है, वो वेस्ट होता है, और वो वर्ल्ड इकनॉमी को कम से कम 750 मिलियन का उससे घाटा होता है। ये आंकड़ा मैं नहीं, ये रोम बेस्ड जो FAO है ऑर्गेनाइजेशन, उसने दिया है। उसने कहा है कि एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली इंडिया, चाइना, जो बड़े जो हैं कल्प्रिट्स हैं, जिनसे 1.3 बिलियन टन्स फूड जो है वो बर्बाद जाता है। तभी गवर्नमेंट कहती रहती है कि आप फूड फेंके नहीं, हमें बताएं। कई के जैसे सऊदी अरेबिया में तो वो अपने घर के बाहर उन लोगों ने फ्रिज लगा रखा है, उसमें फूड रख देते हैं, कोई गरीब आदमी जाए वहाँ से निकाल खा ले। और इंडिया तो सिग्निफिकेंट ज़्यादा ही कंट्रीब्यूटर है प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। जब हम लोग खेती करने के बाद जो फसल होती है, उससे पहले भी हम लोग फसल के लिए भी करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ख़राब होती है, कीटनाशक यूज़ करते हैं उसको बचाने के लिए, और जब हम लोग फसल को काट लेते हैं तो भी ख़राब होती है। क्यों ख़राब होती है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज ही नहीं है, उतनी जगह ही नहीं कि हम अपने यहाँ ये उसको स्टोर कर सकें। पैदा तो बहुत करते हैं लेकिन स्टोर करने की जगह नहीं। अब बात करें एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, 5800 करोड़ रुपए है होता है जाके इतना लमसम, और वो जो है वो 40,000 जो है टोटल प्रोड्यूस होता है, और इस इतना जो है हम वेस्ट कर देते हैं। ये आप आंकड़े मारिए, 5800 करोड़ रुपए इतना वेस्ट चला जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है स्टोरेज कैपेसिटी 156 लाख टन है स्टोरेज, और बाकी भी उन्होंने प्राइवेट हायर कर रखा है, और टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 336.0 लाख टन आती है। तो बाकी बचा कहाँ जाएगा? वेस्ट ही तो होगा। और स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन जो 2011-12 में के आंकड़े हैं वो 66.89 लाख टन है, जिससे कि लीडिंग सेवर टन जो FCI जिसे नहीं स्टोर कर पाया। आप ये सोचते कितना फूड वेस्ट होता है, फूड मतलब हम लोग कितना वेस्ट हो जाता है, गेहूँ और अनाज जो भी है। एक स्टडी तो ये भी कहते हैं कि 21 मिलियन टन, मतलब कि 21 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10, 21 मतलब 2 करोड़ 10 लाख 10 मिलियन टन जो व्हीट है, जो हमारा गेहूँ है, वो हम लोगों का बेकार जाता है। और इतना जो है
जितना हम बेकार जाता है उतना तो ऑस्ट्रेलिया का टोटल प्रोडक्शन होता है। तभी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो वो इंडिया से कहते हैं, फॉरवर्ड्स कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एग्रीकल्चर करिए और चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो वो कहावत है ना कि जितना आपके हैं पैमाने में उतना तो हम छलका दिया करते हैं। तो ये सच बात है कि इंडिया में, इसीलिए इंडिया को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतना प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे जो राजा महाराजा थे वो अपनी धन दौलत को दिखाने के लिए सारे मंदिरों में दान कर देते या मंदिरों में देवी देवताओं पे चढ़ा देते, और इसीलिए मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा और हर बार लूट के चला गया। रीज़न यही है या क्योंकि इतना प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम प्रॉपर स्टोरेज ना होने के कारण सारे वेस्ट जाता है। जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने उनके आंकड़े, उनकी जो एक रिपोर्ट थी, ये मैं नहीं, मैंने एक बस स्नैपशॉट लिया है, उनकी रिपोर्ट में से मैंने एक पॉइंट निकाला कि टोटल हार्वेस्ट जो है पोस्ट हार्वेस्ट खेती करने के बाद एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का वो 6 to 18% होता है। अब आप सोच सकते हैं 6 to 18% जो है वो वेस्ट जाता है, किसी का काम में नहीं आता है, उससे कितने सारे गरीब लोग फीड हो सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, ताकि मैं अपनी क्वालिटी में और सुधार ला सकूं और नए नए चीज़ें कर सकूं। और कुछ ही दिन में मैं पूरे लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ओके, आप जरूर, आपके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।